हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो अभी तक हमने जो बात की है वो मोशन इन टू डायमेंशन में हमने वेक्टर्स के बारे में बात की। आप लोगों को पहले चैप्टर का असाइनमेंट भी प्रोवाइडेड है। तो आप लोग के अभी तक मुझे फीडबैक नहीं मिले असाइनमेंट की, सर क्वेश्चंस बन रहे हैं, डाउट्स हैं कैसे भी। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें एंड उसके डाउट्स या जो भी फीडबैक है आप मुझे जरूर दें कि सर क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। बाकी मैं आपको फिर से वही बात बताना चाहता हूं कि सर यही क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लें। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं, जब सभी लोग हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गए हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी दिलाऊंगा जो कि पार्ट टेस्ट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट जो कि पार्ट टेस्ट होंगे, उसमें 2 से 3 पार्ट टेस्ट मिलेंगे और आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी उसमें होंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बस मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड जो आपका गोल है 160 मार्क्स का वो बहुत आराम से अचीव होगा। उसमें कहीं कोई भी आप कह सकते हैं डाउटफुल ना रहें बिल्कुल भी, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या आप मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो मेरा नाम है विवेक सिंह राठौर। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू क्लास। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिकली टू डायमेंशन मोशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए, टू डायमेंशन मोशन इज नथिंग बट अगर आपको वन डी मोशन अगर आपको आ गया है तो टू डायमेंशन मोशन में तो कुछ भी नहीं बचता है। टू डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हुआ सर, जो वन डायमेंशन मोशन था उसको 2 बार सॉल्व करना, एक बार एक डायमेंशन में, दूसरी बार 2 डायमेंशन में, दूसरी डायमेंशन में, राइट। आप बोलोगे अगर आपने वेक्टर्स अभी तक पढ़ा है तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो वेक्टर्स के हम 2 कंपोनेंट लेते हैं वो जनरली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लेते हैं, बिकॉज those two perpendicular directions are independent to each other। हमेशा वेक्टर को हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही क्यों डिवाइड करते हैं, किसी और डायरेक्शन में क्यों डिवाइड नहीं करते हैं? क्योंकि सर आप ये बोलोगे कि सर जो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे के आप क्या कहेंगे कि सर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वो वाई डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगी, और अगर आप वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वो एक्स डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो आप इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों वेक्टर को, फिर बाद में उनको दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पोजीशन वेक्टर, ये कई बार रिपीट हो चुका है। मैंने कहा पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनकी अगर हम ऑरिजिन से बोले तो इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, तो इसके पोजीशन वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर x1 क्या हो गया, सर इसका x1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, y1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो बेसिकली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं RA इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना। x1 इसका क्या हो गया, x कॉम्पोनेंट हो गया, और y1 इसका y कॉम्पोनेंट हो गया। और वेक्टोरियली अगर हम लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। सिमिलरली b कैन बी रिटन एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, a से b जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, rb माइनस ra। अगर b से a जा रहा होता तो क्या लिखता, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ra माइनस rb। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b अगर हम निकालने जाएंगे तो देखिए 2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। मैंने कहा एडिशन या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो मैंने कहा यहाँ फिर मुझे डिफरेंस लेना है तो मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और आप कहोगे कि सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जरा देखो, अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता था। अगर आप एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो x2 माइनस x1 आपने कई बार लिखा हुआ है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट y1 डायरेक्शन, y डायरेक्शन की बात करते तो आप लिखते y2 माइनस y1, राइट। तो आपने क्या किया सर, x2 माइनस x1 मतलब x डायरेक्शन का मोशन स्टडी किया, फिर y2 माइनस y1 मतलब y डायरेक्शन का मोशन स्टडी किया, और दोनों को क्या कर दिया, वेक्टोरियली ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो आपको एक आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग बाद में कंबाइन कर लो, या फिर आप साथ में ही दोनों चीजों को इंडिविजुअली सॉल्व करते चले जाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट होंगे। जब डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। आपने बोला वेलोसिटी कैन बी रिटन लाइक दिस, vx i कैप प्लस vy j कैप। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज v इक्वल टू u प्लस at, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर दी वेक्टर फॉर्म्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी हैं, वेक्टर्स फॉर्म है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वेक्टर्स फॉर्म है तो आप क्या कर सकते हो सर, v इक्वल टू u प्लस at आपको लगाना है, तो अब आप क्या करोगे सर, उसे वेक्टोरियली जो भी है आपको यहाँ पे v वेक्टर लिख देंगे, u वेक्टर लिख लेंगे और a वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि सर मैंने कहा सर इसको पहले x डायरेक्शन में सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे x कॉम्पोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी
x component of the initial velocity, x component of the acceleration, like this. You can solve it. Vx equal to ux plus ax plus t. ठीक है. Similarly, vy equal to u plus uy plus ay into t. और जब vx और vy आ जाए तो आप फाइनल वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से. या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, पूरा का पूरा वेक्टर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. एक ही बात है, अलग अलग नहीं है. मैंने कहा v की जगह पे लिखोगे vx i कैप प्लस vy j कैप, u की जगह पे लिखोगे ux i कैप प्लस uy j कैप, एंड a की जगह पे लिखोगे ax i कैप प्लस ay j कैप. ठीक है. तो आप बोलोगे इस तरीके से आप सॉल्व करो, या आप इंडिविजुअली सॉल्व करो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे करोगे और आपके आंसर्स आएंगे बहुत आसानी से. इस चीज को ध्यान रखेंगे. मैंने कहा अगर ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको मालूम है सर वेक्टर सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में होते हैं. तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. अगर आपने अल्फा एंगल निकालना है, v की डायरेक्शन निकालनी है, तो अल्फा अगर ये एंगल है x एक्सिस से, तो tan अल्फा कितना होगा, vy बाय vx होगा. अगर ये y एक्सिस से होता तो फिर आप बोलते हैं x कंपोनेंट ऊपर आता है और y कंपोनेंट नीचे आता है. इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे. मैंने कहा इसको एक एग्जांपल से समझ लें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एक एग्जांपल अपन सारी बात कर लेंगे. मैंने कहा देखिए ये पोजीशन वेक्टर, और आपको ये चीज बता दूं, इस फॉर्म में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं. प्रोजेक्टाइल से इसमें क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से आते हैं. दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो इस फॉर्म में जनरल इक्वेशंस आते हैं. तो इसलिए बहुत अच्छे से कर लें, बहुत इजी. अगर ये आ गया तो प्रोजेक्टाइल भी ऐसा ही है, प्रोजेक्टाइल कोई अलग से नहीं है. तो इस चीज को ज्यादा ध्यान रखें. देखो मैंने कहा पोजीशन वेक्टर दे रखा है. देखिए ये आपका आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में आपके क्या हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं. दोनों ही डायरेक्शन में आपके क्या हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं. ये 2t j कैप है. ठीक है, 2t j कैप. आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है. मैंने कहा देखिए, या तो आप इसको देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, दिस इज द एक्स कंपोनेंट और दिस इज द वाई कंपोनेंट. मैं कहता हूं ठीक है, मैं डायरेक्टली वाला यूज ज्यादा करता हूं. मैंने कहा जरा देखो, या फिर अलग अलग कर लो. मैंने कहा देखिए आर एक्स कितना है, 4t स्क्वायर, तो vx कितना आ जाएगा सर, drx बाय dt दैट इज इक्वल टू 8t. सिमिलरली ax कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dvx बाय dt इज इक्वल टू 8. ठीक है, इक्वल टू 8. ऐसे ही ry कितना है सर, वो है 2t, तो vy कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2, और ay कितना हो जाएगा. सिमिलरली आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट है, तो ay कितना हो जाएगा 0. तो अब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा है, आपसे पूछा है वेलोसिटी. सर वेलोसिटी कैसे लिखोगे, सर vx i कैप मतलब 8t i कैप प्लस vy 2j कैप. अगर एक्सेलरेशन मुझसे पूछा जाए तो क्या होगा, ax यानी 8i कैप प्लस 0j कैप मतलब 8i कैप. सो दिस इज हाउ, सी हाउ सिंपल इज दैट, राइट. आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है. एक्स कंपोनेंट को आप अलग से देखिए, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आप बोल सकते हो कि आपने कैलकुलस लगाया इंडिविजुअली एक डायरेक्शन वाला, ये दूसरी डायरेक्शन में इंडिविजुअली 1D 2 बार 1D सॉल्व किया और बाद में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एंड दैट्स इट. आपसे कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, हाँ सर 8t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इससे पूछेगा तो क्या बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 8 ही है. ठीक है, इसी तरीके से आप डायरेक्शन भी बता सकते हो और अलग अलग टाइम पे आप इनकी वैल्यूज भी बता सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत इजी सा है, जनरल इक्वेशंस है, इसी तरीके से अप्लाई करना. देखो प्रोजेक्टाइल में आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और प्रोजेक्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्टाइल से हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और आप कह सकते हो कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी से आते हैं. अब देखिए, आपको ये एक बोर्ड में मैंने आपका जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है वो कवर कर लिया है. सारी चीजें मैं आपको इसी बोर्ड में समझा दूंगा, और इसी में आपको याद भी हो जानी चाहिए, मैं कहता हूं. देखो प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या. प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, आपने मोशन का ग्रेविटी पढ़ा था तो आप क्या करते थे, बॉडी को ऊपर थ्रो करते थे, बॉडी वापस आ जाती थी. अब क्या हो रहा है कि सर ये बॉडी अभी भी ऊपर जाके वापस आ रही है, बस साथ ही साथ इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी दे दिया है. वहां पे हम वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो करते थे, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड के साथ साथ आपने एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दे दिया है. तो सर ये ऊपर जाते जाते टाइम क्या करता जाएगा, ये सर ये हॉरिजॉन्टल भी खिसकता जाएगा, राइट. सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन अंडर ग्रेविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल में एक मोशन अलग होगा. ठीक है, तो अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन आता है, अगर उसके फॉर्मूले याद है तो आपको इसके फॉर्मूले भी मैक्सिमम याद होने चाहिए, और अपने आप याद है आपको, ये मान के चलिए. मैंने कहा देखते हैं कैसे आप जो बोल रहे हैं वो कैसे. देखिए मैंने कहा जब आपने किसी को यू स्पीड से थ्रो किया, किसी बॉल को, किसी बॉडी को थ्रो किया यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल. देखिए जितने भी फॉर्मूले मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं. बट क्वेश्चन एक बार नीट ने गलती से क्या, आपको कई बार नीट ऐसा कर देता है कि वो एंगल आपको वर्टिकल डायरेक्शन से दे देता है. ठीक है, तो अगर आपने थीटा यहां से दे दिया तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा. तो इन चीजों का ध्यान रखें कि ये जो थीटा हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम, वो थीटा कहां से होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से होता है. कोई भी थीटा दे दिया तो उसको यूज नहीं करेंगे.
सर यही तो बस हो जाते हैं, छोटी छोटी है सर ये बातें, ठीक है, बट ये छोटी छोटी बातें ही हैं जहां पे आप क्या कर देते हो, फेल हो जाते हो भाई, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो। तो ये थीटा कहां से, हॉरिजॉन्टल से। देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं सर, ये वाला देखिए ux और uy। तो uy स्पीड से ये वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है, आपने मतलब एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है uy स्पीड से, तो क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा, वापस आएगा। बट ऊपर तक जाते टाइम और नीचे आते टाइम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसको इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे लेके चला जाएगा, इसलिए ये मोशन ऐसा होगा, ठीक है। मैं देखो अलग अलग डायरेक्शन में इसको देखो बातें कर लेते हैं। मैंने एक्स डायरेक्शन की तरफ बात करते हैं। तो व्हाट इज द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा कंपोनेंट, है ना, इससे एंगल कितना बना थीटा, तो दैट इज u cos थीटा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। तो आप बोलोगे एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अरे एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। तो एक्स कंपोनेंट आप किसी भी टाइम पे आप बात कीजिए तो एक्स कंपोनेंट होगा, किसी भी टाइम पे आप बोलिए वो जो इनिशियल कंपोनेंट होगा वही होगा, चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। मैंने मान लिया कि मान लो किसी भी रैंडम टाइम टी पे ये यहाँ पहुंच गया है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये v हो गई है, ठीक है। तो आप बोलते हो इस टी टाइम पर, जब ये टी टाइम में यहाँ, अब ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी बात करें, मतलब एक जनरल पॉइंट लिया कि टी टाइम में ये किसी पॉइंट पे पहुंच गया है जहां पे उसकी वेलोसिटी देखिए हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होगी, तो ये हो गई है। तो इस वेलोसिटी के भी इस टाइम पे दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा और एक vy होगा। और मान लिया इस टाइम पे ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, तो हम उसके किसी भी रैंडम टाइम t पे भी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा दिस vx विल ऑलवेज बी इक्वल टू u cos थीटा, दिस vx इज ऑलवेज इक्वल टू u cos थीटा बिकॉज़ एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट की। मैंने कहा जरा बात करते हैं वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स की। मैंने कहा वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, uy, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। मैंने कहा एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन कैसा है, सर वाई डायरेक्शन की तरफ बात करें तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लग रहा है, इसलिए मैं उसको लेता हूं -g। ध्यान रखें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, नीचे की तरफ, और हम ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे vy किसी भी रैंडम टाइम पे इसका वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन निकालना, अरे भाई साहब क्या करोगे, सर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो आपको निकालने का आता है v इक्वल टू u प्लस at। तो मैंने v इक्वल टू u प्लस at लगा दिया है, बट बस यहाँ पे v की जगह पे vy रख दिया, u की जगह पे uy रख दिया और एक्सेलरेशन की जगह पे ay रख दिया है। तो vy वर्टिकल डायरेक्शन का किसी भी रैंडम टाइम t पे वेलोसिटी अगर निकालना है फाइनल, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू uy कितना है, u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना है -g इंटू t। तो ये v इक्वल टू u प्लस at ही लगाया है। तो देखिए किसी भी रैंडम टाइम t पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी आ गया और y कंपोनेंट भी आ गया। मैंने कहा किसी भी रैंडम टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी आपको बताएं तो क्या करोगे, v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। कोई मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछना चाहे कि किसी भी रैंडम टाइम t पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, √vx² प्लस vy²। कोई मुझसे ये अल्फा पूछना चाहे, बताओ किसी भी रैंडम टाइम t पे ये इस टाइम पे एंगल कितना बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा मान लो अल्फा, तो आप बोलोगे सर tan अल्फा उस टाइम पे कितना होगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, ठीक है। ये y कंपोनेंट हो गया और ये x कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो ये बातें आप कभी भी बता सकते हैं। अब हमने कहा कुछ जनरल फॉर्मूले जो हमें याद होते हैं और याद रखने भी पड़ेंगे, ये वाले जो हम बात करते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा। देखो भाई साहब ये मैक्सिमम हाइट वही है जो वर्टिकल मोशन की मैक्सिमम हाइट होती थी। अरे वर्टिकल मोशन ही तो मैक्सिमम हाइट डिसाइड कर रहा है, तो वर्टिकल मोशन की मैक्सिमम हाइट अगर आपको याद है तो होती थी u²/2g। अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, अगर u स्पीड से बॉडी को थ्रो करते थे तो उसकी मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आता था वो आता था u²/2g। सर यहाँ पे भी वही आने वाला है, सर यहाँ पे भी आप बोलो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना है, u²/2g है, बट ध्यान रखें यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन की वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी, वो u की जगह पे क्या है, uy है। तो ये फॉर्मूला क्या है, uy²/2g, दैट्स इट। तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये वाला फॉर्मूला याद है। लोग इसको रटने लगते हैं, अरे मैं कहता हूँ यार ये चीज आपको ऑलरेडी याद है, उसको 2 बार क्यों रटना है, ये आप ऑलरेडी मोशन बॉडी में पढ़ चुके हो, तो यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। और आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पर आपको पता होता है कि सर अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो आप बोलते हो सर यहाँ पे भी जो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी, कौन सी, y डायरेक्शन वाली है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, x कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मैक्सिमम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, पहला ऑप्शन होगा और आप उसको टिक कर देते हो। वेलोसिटी 0 नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन की वेलोसिटी 0 होती है
है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में तो वर्टिकल वाली की बात हो रही होती है, वहां एक ही मोशन होता है, यहाँ दो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी, तो इसलिए मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा और वी एक्स कॉम्पोनेंट तो अभी भी वैसा ही का वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको याद है मोशन अंडर ग्रेविटी में कितना था, टी इक्वल टू 2u/g, पूरा टाइम नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से वापस आने का टोटल टाइम कितना था 2u/g। सर यहाँ पे भी देखिए वही है 2u/g है, बस u की जगह पे क्या है y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, क्योंकि वर्टिकल मोशन कौन करा रहा है y कॉम्पोनेंट करा रहा है। तो 2u/g और u की वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा 2u sin θ/g। सिमिलरली जब uy²/2g में हमने रखा था वैल्यू तो कितना है u² sin² θ/2g। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ज्यादा आसान होते हैं ये फॉर्मूले, मैं इनसे ज्यादा तो ये याद, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी याद होते हैं। बाकी आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, रेंज, व्हाट इज रेंज? सर ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, जब ये टकराएगी ग्राउंड से तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल इनिशियल पॉइंट से कितना आगे चला गया, दैट इज आप कह सकते हो रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप बात करो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं। जब एक्सेलेरेशन 0 है तो आप बोलोगे कि सर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यहाँ पे कौन सा वाला कॉम्पोनेंट आप लिखोगे ux, और कितने टाइम तक ये बॉडी चली है जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो आप रेंज को ऐसे भी लिख सकते हो सर रेंज इज इक्वल टू ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आप वैल्यू उठा के रखोगे तो देखिए कितने आएगा ux और t के लिए u 2u/g, तो आप लिखोगे कितना आ जाएगा 2ux इंटू u/g। ठीक है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो 2ux इंटू u/g। ठीक है, अगर हम इनमें वैल्यूज रख देते हैं तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है u² sin 2θ/g। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको याद रखने ही रखने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर लेते हैं, है क्या है ये जो पाथ आप देख रहे हो ना, ये पाथ कैसा है पैराबोलिक है। ये पाथ कैसा है पैराबोलिक है। तो इस पाथ का जो पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन, हर एक कर्व की इक्वेशन होती है, तो आप बोलते इस पाथ की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। उस पाथ की इक्वेशन से आपको क्या पता पड़ता है कि सर आपको अगर उसका एक्स कॉम्पोनेंट, मान लो ये पॉइंट यहां पर है, किसी भी रैंडम टाइम पे ये बॉडी यहां पहुंच रही है, अगर आपको उसका एक्स कॉम्पोनेंट पता है तो आप उसका वाई कॉम्पोनेंट भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो इनका एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा इस पाथ का, ठीक है, तो आप बोल सकते हो उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो वो जो निकल के आता है वो आता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² बाई u² cos² थीटा। यस, ये आपको याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, वैसे तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है और इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले ना पूछ के वो थोड़ा सा आपको डेरिवेशन वाले स्टेप तो पूछ लेता है, तो मैं आपको याद रखूंगा कि अगर इसका डेरिवेशन निकालने का तरीका कुछ भी नहीं है, आप बोलोगे किसी भी रैंडम टाइम पे x निकालोगे तो x कितना हो जाएगा किसी भी रैंडम टाइम पे। अगर x मैंने कहा ये मान लो ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, और इसी टाइम की बात कर लेते हैं जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा है, तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो x होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो y होगी। तो x कितना हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू ux इंटू t। और किसी भी रैंडम टाइम पे y कितना हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू, सर y क्या है सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू ux uy इंटू t माइनस हाफ gt²। इस इक्वेशन पे t की वैल्यू उठा के यहां पर रख दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज भी आना चाहिए कि कैसे आती है इक्वेशन। बहुत स्टेप इजी है, x निकालो y निकालो और दोनों में t को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, आप y और x में रिलेशन आ जाओगे। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर इस फॉर्म में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह जाए तो आप, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है कई बार है ना, आपको इस तरीके से रखेंगे डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन आपको अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। मैंने कहा सर अगर यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट स्पीड से मैंने θ1 से बॉडी को थ्रो किया, θ1 से बॉडी को थ्रो किया तो उसकी रेंज आई है, और एक ऐसा एंगल मैंने फिर एंगल बढ़ाता गया एक दूसरा एंगल θ2 पे जाके मैंने देखा सेम स्पीड से थ्रो कर रहा हूं तो उसकी भी रेंज सेम आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल, तो आप बोलोगे कि सर एक जो रेंज है वो दो अलग अलग एंगल के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो वो दो एंगल कौन से पॉसिबल होते हैं, अगर एक एंगल वो इस तरीके से होता है कि वो θ1 प्लस θ2 वैल्यू कितनी आती है 90 डिग्री। मतलब अगर एक एंगल θ1 है तो दूसरा कौन सा आएगा, सॉरी एक एंगल थीटा है तो आप बोलोगे दूसरा एंगल कौन सा आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। इन दो एंगल के लिए अगर आपकी u सेम है तो r भी सेम आएगा। तो रेंज विल बी सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स एंड दैट टू डिफरेंट एंगल्स विल बी थीटा होगा एक तो दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। मैंने कहा सर अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दिख लो तो आप क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज अचीव करोगे फॉर अ पर्टिकुलर u। मैंने कहा मैं कितनी स्पीड से थ्रो कर सकता हूं ये तो फिक्स है ना,
लेकिन मैं ऊपर थ्रो करूं, थोड़ा और एंगल पे थ्रो करूं, तो अलग अलग जाके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैंने कहा मेरी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं थ्रो कर सकता हूं, उस स्पीड में मैं मैक्सिमम रेंज कब अचीव कर सकता हूं, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, ठीक है, जिस एंगल पे मैं थ्रो करूं हॉरिजॉन्टल से, दैट इज 45 डिग्री। और जब आर मैक्स होता है तो मैक्सिमम रेंज वाले केस में जो हाइट आती है, तो आर और हाइट में जो रिलेशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि आर इज इक्वल टू 4h। तो कई बार तो आपको क्या होता है कि आर दे रखा होता है और हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी होती है, और आपको पता होता है रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ h, तो उससे पता चल जाता है कि एंगल कितना है, 45 डिग्री है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको रेंज पता है, ठीक है, और आपको क्या पता है, सर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पता होती है और हाइट पता होती है, और दोनों में रिलेशन भी दिख रहा होता है कि ये 4 टाइम्स है, तो उससे पता चल जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45 डिग्री। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वो स्टेप हमें दे दिया जाता है। तो कई बार ये इनडायरेक्टली भी आपको ऐसे इस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले। ये इतना अगर आपने कर लिया तो आपसे प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत क्विकली बनेंगे। अब आप देखिए कितना टाइम लगा रिवीजन में। यही तो होता है जो शॉर्ट नोट्स में पूरे साल बोलता रहता हूँ बच्चों को कि बनाते रहें, सारे फॉर्मूले इस तरीके से लिखते रहा करें। अब आप देखिए 10 मिनट के अंदर पूरा प्रोजेक्टाइल रिवाइज हो गया। मैं कहता हूँ 3 घंटे से 4 घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज हो सकता है अगर आपने इस तरीके से नोट्स बनाए होते हैं तो, बशर्ते आप उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सर एक बार पढ़ लिया और रिवाइज हो जाएगा 4 घंटे में, नहीं, आपने बहुत पढ़ लिया। क्विक रिवीजन जो लास्ट मोमेंट के रिवीजन होते हैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले, वो सिर्फ 3 से 4 घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज हो सकता है अगर आपने नोट्स इस तरीके से बना रखे हैं। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि आपको नोट्स कुछ इस तरीके से दूं कि आपके नोट्स अगर बहुत कॉम्पैक्ट से बन जाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन होगा। देखिए आपको एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो कोर्स हम टारगेट करके चल रहे हैं, ये कोर्स हम चल रहे हैं कि 15 जून से पहले नीट नहीं होगा। और जो अभी न्यूज आ रही है वो यही है कि सर 15 मई से पहले न्यूज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट नीट विल गो into the later half of the June और मे बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई, जो अभी के डेटा है उस हिसाब से। अगर सिचुएशन तब है जब ये 3 मई को लॉकडाउन हमारे ओपन हो जाता है तब। अगर 3 से कुछ दिन और अगर एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन तो डेफिनेटली नीट विल गो इनटू द मंथ ऑफ जुलाई फॉर श्योर, ठीक है। तो हमारे पास टाइम अभी बहुत अच्छा है, इस टाइम को यूटिलाइज करें और डॉक्टर बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़े। तो आगे हम जरा बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड देन प्रोजेक्टाइल की बातें हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं एक जो प्रोजेक्टाइल का आप बोलते हैं स्पेशल केस होता है जब θ1 और θ2 पे आप बोलते हो रेंज सेम आती है। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अगर आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर θ1 की वैल्यू θ है तो आप बोलोगे θ1 के केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसको हम h1 बोलेंगे, है ना। ये मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा u² sin² θ/2g, ठीक है। सिमिलरली θ2 की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस θ, ठीक है। तो जैसे 90 डिग्री माइनस θ देखोगे तो ये sin θ कन्वर्ट्स इनटू cos θ, तो h2 वैल्यू आएगी u² cos² θ/2g। सिमिलरली अगर टाइम की बात करें इस केस के लिए टाइम आएगा 2u sin θ/g, और अगर इस केस के लिए θ की जगह पे 90 डिग्री माइनस θ रख देंगे तो ये cos θ हो जाएगा, तो t2 की वैल्यू आएगी 2u cos θ/g। अब आप जब इनको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे, तो मैं आपको बताऊं रेंज और h1 h2 में जो रिलेशन आता है वो ये आता है, ठीक है। आप इनको सॉल्व करेंगे और रेंज से कंपेयर करेंगे तो रेंज और h1 h2 में जो रिलेशन आता है वो ये आता है, r इज इक्वल टू 4 √h1 h2। ये डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, ठीक है। कई बार आपको टेस्ट पेपर्स में तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे उनमें किसी भी कोचिंग का आप उठा के कर लो, सर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और डायरेक्ट आप अगर आंसर देंगे तो आप उनको टेक करके आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली t1 और t2 और r के साथ अगर हम रिलेशन लेंगे तो जो रिलेशन आता है वो ये आता है, r इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। तो ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप इनको डायरेक्टली याद रखेंगे। तो अगर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करने को आएगा तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको प्रॉपर ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखेंगे कि रेंज और h1 h2 में जो रिलेशन आएगा वो आता है r इज इक्वल टू 4 √h1 h2, और टाइम रेंज एंड टाइम t1 t2 के साथ जो रिलेशन है वो आता है हाफ g इंटू t1 इंटू t2, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, एक सर्टेन हाइट से आप हॉरिजॉन्टली बॉडी को प्रोजेक्टाइल कर देते हो, उसके बाद जो ये मोशन होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो जैसा आपने अगर प्रोजेक्टाइल के आज इट इज, आप देखिए वहां पे हम करेंगे कुछ भी हम अंतर नहीं करेंगे। मैंने कहा इसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे जो भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है वो एक्स डायरेक्शन में ही दी है पूरी की पूरी, इसलिए उसको यू बोला है। वाई डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है इसलिए यू वाई जो है वो 0 आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमने कुछ भी नहीं दी है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी है कौन सा 0। इसका मतलब ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन, एक जिसमें आपने हॉरिजॉन्टल बॉडी को थ्रो किया तो वो हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, और दूसरा एक बॉडी को आपने वर्टिकली ड्रॉप किया तो ये बॉडी नीचे आएगी। इसको कॉम्बिनेशन कर दिया आपने तो आप बोलते हो ये, ठीक है। तो आप क्या बोले क्यों, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका किसी भी टी टाइम पे आपने बोला ये पॉइंट यहां पहुंच गया है, तो आप बोलो किसी भी टी टाइम पे आप वेलोसिटी निकालने जाओगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन यू।
वाई डायरेक्शन की बात करें तो बॉडी को ड्रॉप क्या होता है, जैसे वो उस वाला मोशन करेगा तो आप बोलोगे यूवाई की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है -g, तो आप किसी भी रैंडम टाइम t पे उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो आप कितना आएगा -gt। देखिए माइनस अपने आप आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी वर्टिकल वाली। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर नेट वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी टाइम पे, तो आप बोलोगे v हो गया vx i कैप प्लस v बाय j कैप, इस तरीके से आप बोलोगे, है ना। vx की वैल्यू आप रख दोगे u और vy की वैल्यू रख दोगे -gt, तो ये फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपने बोला कि सर ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने कहा सिंपल सी बात है, ये वेक्टर में एंगल निकालना बहुत आसान होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा vy कंपोनेंट अपॉन vx कंपोनेंट दैट इज -gt बाय u। देखिए एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। जब आप इस तरीके से एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ एंगल है, तो आप बोलोगे सर ये देखो अपने आप नेगेटिव आ रहा है। आप चाहो तो केवल मैग्नीट्यूड निकाल दो, डायरेक्शन आप बाद में बता सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। जब भी बॉडी को आप ड्रॉप करते थे किसी भी हाइट h से आप अगर बॉडी को ड्रॉप करते हो तो आप बोलते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब वो बॉडी ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसका वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था, √2h/g। कितना आता था, √2h/g। सर अभी भी ये उतना ही आएगा, √2h/g, क्योंकि ये तो वर्टिकल मोशन तो वही वाला है जो बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो, और वही आपकी हाइट डिसाइड कर रहा है, वही आपकी टाइम डिसाइड कर रहा है, राइट। सो दैट इज इक्वल टू √2h/g। क्लियर। अगर आपने बोला रेंज की बात कर लेते जरा, ठीक है। मैंने कहा रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जब एक्सेलरेशन तो कोई है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब कोई भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं तो आप बोलोगे स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कितनी है ux, और कितने टाइम तक ये बॉडी मोशन कर रही है t टाइम तक, तो आप बोलोगे ux इंटू टी दैट इज इक्वल टू u इंटू √2h/g। तो फॉर्मूले याद रखने के ये तरीके होते हैं। आपने अगर मोशन 1D के फॉर्मूले याद रखे तो मोशन एंड 2D के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो। आप क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g 2u साइन थीटा बाय g आप ऐसे याद करने की कोशिश करते हो, मैं कहता हूं ऐसे याद करने की जरूरत है ही नहीं। यही तो आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट आपके टिप्स होते हैं कि इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। अगर मोशन 1D के फॉर्मूले याद है तो मोशन 2D के भी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और बताइए जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। तो डेफिनेटली आप बोलते हो इसकी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रोजेक्टाइल की हम प्रॉब्लम बहुत सारी करने वाले हैं, बिकॉज प्रोजेक्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोजेक्टाइल हमेशा आप कह दो हर साल लगभग आता ही आता है। तो अपन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा कवर करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करके लेके आऊंगा, और उसके बाद हम आपको एक और असाइनमेंट देंगे और आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मुझे पहले असाइनमेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसका फीडबैक चाहिए। सर वो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई डाउट है तो वो चाहिए। अभी तक मेरे पास किसी बच्चे का नहीं आ रहा है तो भाई साहब इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और अगर आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करेंगे तो जो 160 वाला टारगेट है वो बहुत दूर रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों को सर अगर हम बिना असाइनमेंट सिर्फ आपके वीडियो देख रहे हैं तो क्या 120 आ जाएंगे क्या? मैंने भाई साहब नहीं आएंगे। आप वीडियो देखने से ही केवल 120 नहीं आएंगे, वीडियो देखेंगे असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तब जाके 120 आएंगे, और 120 से 160 आएंगे, राइट। आप सोचो कि नहीं मैं थोड़ा कम कर लेता हूं तो 120 आ जाएंगे, तो भाई साहब फिर वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप 160 का टारगेट लेके चलोगे तब हो सकता है कि 150 160 के बीच से अगर आप बोलते नहीं थोड़ी मैथ कम कर रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस कम की है, थोड़ा बहुत 19-20 करोगे तो 120 पे आ जाओगे। और अगर आपने सोचा नहीं असाइनमेंट नहीं सॉल्व करते बस आपके वीडियो देख लेते हैं तो सर भाई साहब 60-70 पे आ जाएंगे आप। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप मेन पॉइंट वीडियो से ज्यादा क्या है प्रैक्टिस है, खुद पेन चला के जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। तो मेन जो आपका बोल सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो प्रैक्टिस है। हाँ, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप जैसे प्रैक्टिस अकेला करोगे कैसे? प्रैक्टिस करना मतलब सिर्फ आंसर लाना नहीं होता कि क्वेश्चन ले आए आंसर सॉल्यूशन देख लो और आंसर नहीं, क्वेश्चन को समझ के करोगे तभी आप जाके प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इसी में बस यहीं पे इसको रैप अप करते हैं। आई होप आपने सारी चीजें क्लियर होंगी, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स या टिप्स मैं दे रहा हूं उनको आप अच्छे से दिमाग में रखते जा रहे होंगे। और अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।